एचडीएफसी बैंक नाम तो सुना ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट बैंक्स में से एक है। बट आपको पता है क्या, इसमें एक ऐसा क्राइसिस चल रहा है जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं सही बोलो, एक दिन में इतना पैसा वाइप ऑफ होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि एक ही दिन में 8.7% से इसका स्टॉक गिर गया था और लगभग 70,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में वाइप ऑफ हो गए। आप सोच सकते हैं अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या थे, आज हम इस वीडियो में पूरी समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो भाई साहब, एच डी एफ सी में ये जो चीज़ हुई है ना, इसके पीछे के तीन सबसे बड़े रीजन रहे। सबसे पहला रीजन रहा है इनका लीडरशिप क्राइसिस। यहाँ के इनके जो चेयरमैन थे यानी कि अटानु चक्रवर्ती, इन्होंने रिजाइन करा। दूसरा सबसे मेन रीजन रहा है इनका 81 बॉन्ड्स, उसकी जो मिस सेलिंग हुई, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन साबित हुआ है एच डी एफ सी बैंक के क्राइसिस के लिए। और जो तीसरा रीजन रहा है वो इनका जो मर्जर हुआ था एच डी एफ सी बैंक का और एच डी एफ सी लिमिटेड का, इन दोनों का मर्जर भी एक तरीके से बहुत बुरा साबित हुआ एच डी एफ सी बैंक के लिए। एक एक करके हम तीनों को डिटेल में समझते हैं, चलिए। सबसे पहले हम समझते हैं इनका लीडरशिप क्राइसिस क्या हुआ। देखिए, इनके जो चेयरमैन थे अटानु चक्रवर्ती साहब, उन्होंने क्या करा बेसिकली, ये एक रेजिग्नेशन डाल दिया ये बोल करके कि भाई साहब, पिछले कुछ 2 सालों से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और यहाँ पे जो पर्सनल वैल्यूज है, एथिक्स है मेरी, उनके हिसाब से काम नहीं चल पा रहा है बिल्कुल भी। इन्होंने ये बोलकर रेजिग्नेशन डाल दिए और इस वजह से मार्केट में हड़कंप बच गया। और इसी के रीजन, यही सबसे बड़ा रीजन था कि एक ही दिन में मार्केट आप देखोगे 8.7% से क्रैश हो गया और एक ही दिन में 70,000 करोड़ रुपए का फंड वाइप ऑफ हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो सबसे बड़ा रीजन यह है। हालांकि उन्होंने बाद में बोल के कंफर्म कर दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी क्लैरिफिकेशन दिया। असल में उन्होंने ये बोला भाई साहब कि भाई साहब, ये जो मैंने रेजिग्नेशन दिया, ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से दिया था, हमारी एथिक्स की वजह से नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कुछ आपस में, यानी कि मैं कुछ और करना चाह रहा था, बैंक कुछ और चाहता था, इस वजह से मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। बाकी लोगों को कुछ ये रीजन इनका सही नहीं लगा। दूसरा चीज इसके बारे में जो इफेक्ट पड़ा वो था मार्केट रिएक्शन। लोगों का एक तरीके से बेसिकली वहां पे जो एफ आई आई सेगमेंट था बेसिकली, उनका बेसिकली ये लगने लगा कि भाई साहब, एच डी एफ सी बैंक में ना कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए वो लोग जो पैसा थे ना, वो सारे के सारे पैसा निकालने लगे। इस वजह से वहां पे एक मेजर स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिला। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो यहाँ पे आई इनकी जो ट्रस्ट डेफिसिट था। अब जो लोगों को इतने बड़े बैंक होने के ऊपर जो ट्रस्ट था कि भाई साहब, एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है, हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा ला के देगा, वहां से भी लोगों का अब धीरे धीरे करके ट्रस्ट जो है वो डाउन होने लगा। इस वजह से भी लोगों ने पैसे निकालने स्टार्ट किए। अब जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन आया था वो आया था 81 बॉन्ड कंट्रोवर्सी। अब ये 81 बॉन्ड कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा रीजन था। अब इसको पहले हम 81 बॉन्ड को समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। और 81 बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो एचडीएफसी बैंक था, अब इनके पास कुछ नॉर्मल बॉन्ड्स पड़े थे, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, पहले इसको वर्किंग समझते हैं। अब ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, मान लो कोई कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, ठीक है ना। अब एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, रिलायंस कंपनी को बॉन्ड इशू कर दिया, बॉन्ड्स के थ्रू इशू करे मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है ना। अब रिलायंस कंपनी बदले में क्या करेगा, इनको इंटरेस्ट देगा, लेट्स से 5% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। अब तो रिलायंस कंपनी क्या करेगा, इनको 5% इंटरेस्ट देगा हर साल। तो अब 10 लाख के ऊपर 5% मान लो बन रहा है 50,000 रुपए हर साल देगा, यानी कि फर्स्ट ईयर पे इतना देगा, सेकेंड ईयर पे इतना देगा, थर्ड ईयर पे इतना देगा। और एक टाइम आएगा, मान लो ये 5 साल का टाइम था और 5 साल के बाद ये 50,000 प्लस ये जो रिलायंस ने जितना लोन लिया था, यानी कि 10 लाख रुपए पूरा पे करना पड़ेगा। तो मान लो ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं ना, इनकी एक मेच्योरिटी डेट होती है कि कितने साल बाद आपको इंटरेस्ट प्लस पूरा का पूरा अमाउंट लौटाना होता है। ये होते हैं नॉर्मल बॉन्ड्स की वर्किंग। लेकिन ये जो आपके दूसरा केस होता है 81 बॉन्ड्स का, अब ये जो 81 बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कोई टाइम लिमिट या कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती कि जो कंपनी ने लोन लिया है वो कितने साल बाद पहुंचाएगी। इसलिए इस वाले लोन में ना एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो होती है इंटरेस्ट रेट। यानी कि जैसे हमने पिछले केस में देखा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5% का था, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा 10% का। और जो मान लो अगर रिलायंस 81 बॉन्ड्स के फॉर्म में लोन लेती तो उनको 10% के रेट पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज रिलायंस को फायदा होती, वो ये होती कि भाई साहब, रिलायंस का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रहता कि कितने दिनों बाद इनको अपना चुकाना है। और यहाँ पे एक तरीके से अगर मान लो रिलायंस कंपनी,
और एक और मेजर डिफरेंस होता है कि अगर मान लो यहाँ पर रिलायंस कंपनी ब्रोक हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट होता है कि अगर मान लो यहाँ पर रिलायंस कंपनी ब्रोक हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो जाती, कंगाल हो जाती, तो जो असेट्स बेचने के बाद सबसे पहले पैसा दिया जाता वो तीन लोगों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले डेट होल्डर्स, यानी कि जिनसे आपने उधार लिया है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद में आते इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कि ये जो बॉन्ड्स के फॉर्म में लोन लिया था ना, सबसे पहले एसेट्स बेच के इनको पैसे दिए जाते। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे बेसिकली क्या होता है 81 बॉन्ड्स के अंदर, यहां पे इन लोगों को एज अ इक्विटी होल्डर ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर मान लो असेट्स बेचे गए तो इनको सबसे एंड में ही पैसा मिलेगा। तो ये एक 81 बॉन्ड्स का सबसे बड़ा नुकसान है। 81 बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो इनके मार्केटर्स थे उन्होंने एक इस तरीके से मार्केटिंग करी थी कि भाई साहब हम ना आपको 10 से 13% तक का हम आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, ये बहुत ही अच्छे रेट्स हैं, अब इस रेट से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टर्स थे, छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, वो लोग ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्ट के लिए क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई साहब ऐसे जगह पे हम इन्वेस्ट करें जहां पे 7% से सीधा 13%, जस्ट डबल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली उन लोगों ने ऐसा तरीके से यहाँ पे चेंज करवा लिया बाकी इन्वेस्टर से, ताकि वो लोग 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। और जो कंपनी है, यानी कि एचडीएफसी बैंक है, वो बेसिकली लोगों को 81 बॉन्ड्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को 81 बॉन्ड्स इश्यू कर सके। और जब ये सारी मार्केट चीजें खुली मार्केट में, तो फिर जो ओरिजिनल वैल्यू निकाली गई 81 बॉन्ड्स की, वो 30% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब आप समझ सकते हैं अगर मान लो 81 बॉन्ड 100 रुपए के इश्यू करे गए थे, तो उनकी वैल्यू सीधे डाउन होके कितने रुपए पे आ गई, 30 रुपए पे। तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे 81 बॉन्ड्स की ये हुई कि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। तो मतलब अगर ये रीइश्यू भी करे जाते तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती, वो 30 रुपए की वैल्यू से बिकते। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी 81 बॉन्ड्स की। और जो लास्ट आता है हमारा, वो था आपका पोस्ट मर्जर फाइनेंशियल स्ट्रेन, यानी कि जो दो मर्जर हुआ था एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का। यहाँ पे आप एचडीएफसी लिमिटेड जो था, बेसिकली ये एक तरीके से हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी थी। अब इनके ऊपर जो लोन था ना, वो बहुत अच्छा खासा चढ़ा हुआ था, तगड़ा तरीके का। अब ये लोन देखो कवर करने का बेसिकली यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस आया कि यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि जो कंपनी के कमाने का इंटरेस्ट है, वो डाउन चला गया 2 से 3% तक। अब यहाँ पे जब पहले था, यानी कि जब इनका मर्जर नहीं हुआ था, तो एचडीएफसी बैंक जो था वो बेसिकली अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा रहा था, लगभग 5 से 6% तक का। बट जब इन दोनों का मर्जर हुआ तो वो 2 से 3% ड्रॉप हो गया, और सिर्फ यहाँ पे इनकी जो इंटरेस्ट रेट कमाई होने लगी, वो सिर्फ 2 से 3% तक की होने लगी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला रीजन था फंडिंग मिसमैच, यानी कि ये जो कासा अकाउंट्स थे, कासा अकाउंट्स का आसान भाषा में मतलब बताऊं तो कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, और एसए का मतलब होता है सेविंग्स अकाउंट। तो जो एचडीएफसी बैंक में जो कासा अकाउंट्स खुले थे, वो बेसिकली लिमिटेड थे। कैसे लिमिटेड थे? क्योंकि जब ये दो बड़ी कंपनीज आपस में मैच हुई, तो इन दोनों का लोन अमाउंट इतना ज्यादा हो गया था कि उसके सामने जो ये जो कासा अकाउंट्स है ना, बहुत ज्यादा छोटे दिखने लगे। और इनके ऊपर से जो एच डी एफ सी बैंक चीपर अमाउंट पे 2 से 3% के रेट से जो अमाउंट पे कर रही थी, अब उनको डिपेंड होना पड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स के ऊपर। और सबको मालूम है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर जो लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है, वो 6 से 7% का दिया जाता है। तो आप देखो सोचिए, जब यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक 2 से 3% का इंटरेस्ट पे कर रहा था पहले, अब वो कितना पे कर रहा है? 6 से 7%, यानी कि यहाँ से 2 से 3% डायरेक्टली एच डी एफ सी बैंक की कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से उनका जो नेट मार्जिन था वो 2 से 3% का कम हो गया। और दूसरा मेजर रीजन था इनका सीआरआर और एसएलआर। अब ये सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये बेसिकली एक मैंडेटरी रिजर्व होता है, जो आरबीआई बोलता है कि भाई साहब हर बैंक को कि आपको इतना पैसा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना ही पड़ेगा। और एसएलआर होता है जो ये आरबीआई बोलता है कि इतना पैसा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो एचडीएफसी बैंक के पास पैसा था लगभग 1.3 लाख करोड़, ये आइडल पड़ा हुआ था। मतलब इसको कहीं पे भी किसी ने भी एचडीएफसी बैंक में कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया था। आपको सोचिए कितनी बड़ी एक तरीके से गलत चीज हो गई। अगर मान लो यही 1.3 लाख करोड़ कहीं इन्वेस्ट कर देते तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता, तो उससे थोड़ी बहुत कमाई भी होती। बट ये आइडल ही रखा रहा, तो यहां से एक जो लॉस हुआ वो अलग। और जो तीसरा सबसे बड़ा था वो था लोन टू डिपॉजिट रेशियो। मतलब एचडीएफसी बैंक बेसिकली ये कर रहा था कि भाई साहब डिपॉजिट कम आ रहे थे उनके पास और वो लोन ज्यादा दे रहा था। अब आरबीआई के हिसाब से बेसिकली अगर देखा जाए तो आरबीआई बोलता है भाई साहब आप 60 से 80% का अगर आपका एलडीआर रेशियो है, तो भाई साहब वो आप बहुत अच्छे जा रहे हो, सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इनका रेशियो चला गया 110% के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 100 रुपए इनके पास डिपॉजिट आ रहे थे, तो ये उधार में यानी कि लोन दे रहे थे 110 रुपए
पाएगा, यानी कि अपना खुद का पैसा लगा के एक तरीके से लोन दे रहे थे। तो यहाँ से भी एक सबसे बड़ी दिक्कत इनकी देखने को मिली। तो ये तीन मेन रीजन थे इनकी डाउनफॉल के। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मीन करता है, अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, मतलब यहाँ पे लोग जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से कंफ्यूज हो गए, भाई साहब इनमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्योंकि देखो इनकी लीडरशिप जा चुकी है, इतनी ज्यादा एक तरीके से वोलेटिलिटी आ गई है बैंक में, इस सारी चीजों के देख के ऐसे लगा। दूसरा, एनआईएम रिकवरी टाइमलाइन, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने बताया कि इनका कम हो गया था, अब उसको रिकवरी करने में भी टाइम लगेगा। तो लोग ये सोच में पड़ गए हैं भाई साहब कि हम क्या करें, इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, और लोग मेजरली बाहर आते जा रहे हैं। तीसरा, 81 लीगल एक्सपोजर, अब इसके ऊपर सेबी ने और आरबीआई ने मिलकर एक मीटिंग बिठाई है, एक तरीके से एडवाइजरी मीटिंग, भाई साहब इसका क्या किया जाए, आगे इसको चालू रखना है या बंद करना है एचडीएफसी बैंक में। और चौथा है वो है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। अब लेकिन यहां से ये देखने को मिलता है कि भाई साहब एचडीएफसी का ना लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एचडीएफसी एक इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है, तो इस तरीके से एक तरीके से लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिखा सकते हैं। अब एचडीएफसी अपना हालत कैसे सुधार सकता है, उसके बाद कुछ मुझे लगता है ऐसे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि एक न्यू चेयरमैन, एक क्रेडिबल चेयरमैन उन्हें अपॉइंट करना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन रखवानी चाहिए जो 81 बॉन्ड्स थे उनके ऊपर। तीसरा, अपने जो कासा अकाउंट्स है, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट, इनकी तरफ थोड़ा थोड़ा ग्रोथ लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से करके, तब जाके इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और जो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट थे वो कम होगा। और तीसरा, ऑप्टिमाइज द मर्ज्ड बैलेंस शीट, जो इन लोगों का मर्जर हुआ था उसकी बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली और ऑप्टिमाइज करें। तो आई होप आपको समझ में आएगा एचडीएफसी बैंक में किस वजह से क्राइसिस हुआ था, क्या चल रहा था, कैसे इससे रिकवरी हो सकती है।